जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सत्तर पानी। और आज फिर से एमसीक्यू। हाँ, हम आपके लिए ढेर सारे हर सब्जेक्ट में और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू ला रहे हैं। और ये एमसीक्यू आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी स्ट्रांग है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके चैप्टर्स तैयार हैं तो हो जाइए तैयार अपने आप को चेक करने के लिए। तो आज बारी है चैप्टर हाई कोर्ट की। हाँ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब के मेजर ऑफ द एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज बारी है हाई कोर्ट की। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ मेरे साथ कहिए और मार्क करिए अपने आंसर्स। देखते हैं कि आपके कितने आंसर्स 20 में से सही आ रहे हैं। 20। चलो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस फिक्स्ड फॉर द हाई कोर्ट। हाँ, अगर आप कहते कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस फिक्स्ड इन द सुप्रीम कोर्ट तो मैं कहता 34। सर 34 कैसे? सुप्रीम कोर्ट में 33 मेंबर्स ऑफ ज्यूरी और एक चीफ जस्टिस। ठीक है, पर यहां पर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में क्या 160 या 120 या 198 या लास्ट ऑप्शन द नंबर ऑफ जजेस इज इन द हाई कोर्ट इज नॉट फिक्स्ड। तो अगर आपका भी ऑप्शन है डी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हाई कोर्ट की संख्या, यस, हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक हाई कोर्ट है, ये तो आप जानते हैं। तो स्टेट वाइज हाई कोर्ट है और इसीलिए उसकी स्टेट वाइज क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ जजेस है, इसीलिए नंबर ऑफ जजेस क्या है, फिक्स्ड नहीं है। सो आंसर इज डी। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। पहला ही क्वेश्चन चकरा दिया ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन अ कोलिजियम। सर ये कोलिजियम क्या होता है? देखिए, जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी ऑफ जजेस बनाई गई है, नाम है कोलिजियम। हाँ भाई, एक व्यक्ति जज को अपॉइंट नहीं करता है, ग्रुप ऑफ ये मेंबर्स होते हैं जो कोलिजियम कहलाते हैं। तो कितने मेंबर्स चाहिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए? हाँ, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, लगभग 2 डेकेड पुराना ये सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, तो क्या 4 चाहिए कोलिजियम में, 5 चाहिए, 6 चाहिए या 7 चाहिए? कितने जजेस होने चाहिए इन अ कोलिजियम? तो आप क्या कहते हैं? अगर आप कहते हैं आंसर बी और आंसर कह रहे हैं आप 5, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। 5 जजेस हैं कोलिजियम में। जी हां, 5 जजेस हेल्प करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस को। वैसे मैं बता दूं, करंटली नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया गया है। हाँ, ये 2014 में बनाया गया है, जो अब जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई कमिटी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को? हाई कोर्ट में भी जो सबसे बड़ा जज होता है उसे चीफ जस्टिस कहते हैं। तो उसे कौन अपॉइंट करता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है? क्या कहते हैं आप? अनडाउटेडली प्राइम मिनिस्टर। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता है, मैं आपको चेक कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एडवाइस करता है। एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर जिस कैंडिडेट को, जिस व्यक्ति को हाँ अपॉइंट करता होगा, अपॉइंटमेंट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। एक्चुअली में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, आपको पता ही है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम रिकमेंड करता होगा प्रेसिडेंट को, है ना, ये मैं इंटरनल बात बता रहा हूं, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही यूनियन लॉ मिनिस्टर है और यूनियन लॉ मिनिस्टर नेशनल जुडिशियल काउंसिल का मेंबर है। तो इस तरीके से हाँ इनडायरेक्टली, हाँ ये इनडायरेक्ट है एक तरीके से। पर अपॉइंटमेंट का अगर क्वेश्चन आता है, कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो मैं कहूंगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसके लिए किससे कंसल्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ध्यान दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट या हमारे सामने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, पब्लिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर मैंने कहा पर्दे के पीछे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करता है जब उसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है? मैंने आपका आंसर पहले ही क्लियर कर दिया था। प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। हाँ, करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज जस्टिस DY चंद्रचूड़। हाँ,
और किससे कंसल्ट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। हाँ, अगर हमारे स्टेट की बात करेंगे गवर्नर, तो हमारी स्टेट की गवर्नर है हाँ आनंदीबेन जी। तो इन दोनों से कंसल्ट करके सो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। जिस स्टेट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, उस स्टेट के गवर्नर से वो कंसल्ट करता है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट मींस सी ऑप्शन सही होगा। चलिए मार्क करते जाइए क्विकली और टैली करिए अपने आंसर्स को, मुझसे पहले मार्क करिए। ठीक है, देखें आप में से कितने मुझसे पहले आंसर बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। ठीक है, Who among the following is consulted by the president for appointing the judges of the high court? अब देखिए किसको अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस को नहीं। चीफ जस्टिस के नीचे मैंने बताया एक चीफ जस्टिस होता है, तो बाकी जो होते हैं वो ज्यूरी मेंबर होते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं, देख लीजिए यहां पर सेंटर पे चीफ जस्टिस होता है और यहां पर जो होते हैं ज्यूरी मेंबर होते हैं। यहां पर ज्यूरी मेंबर, इनको कहते हैं जजेस या ज्यूरी मेंबर। ठीक है, और ये है चीफ जस्टिस जो सेंटर में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए अब आप? तो प्रेसिडेंट किनसे कंसल्ट करता है? चीफ जस्टिस से कंसल्ट करता है, हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, हाँ। गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसल्ट करता है, हाँ। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हाँ, अगर आपने कहा है डी ऑल ऑफ द अबव, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए उन सबसे कंसल्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल? तो मैंने बताया एक नया कानून बनाया गया है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 में। बिल के पास पावर है अब जजेस को अपॉइंट करने का। ठीक है, कोलिजियम पुराना सिस्टम था, अब ये नया सिस्टम आ चुका है। अब द बिल प्रोवाइड्स फॉर अ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। क्या बनाया जाएगा? एक JAC कमेटी बनाई जाएगी। और क्या बनाया गया है? इस कमीशन के पास पावर होगी कि वो जजेस को अपॉइंट कर सके। वो जजेस चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो, दोनों के जजेस को अपॉइंट करेगा। और क्या करेगा? यही कमेटी रिकमेंड करेगी ट्रांसफर ऑफ जजेस। इसीलिए मैंने कहा था हमारे देश का न्याय सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है इन जजेस को क्या करना, फ्रीडम में। हमारे जजेस किसी से डरते नहीं हैं, किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें न ट्रांसफर कर सकता है, न कोई उनकी सैलरी डिडक्ट कर सकता है, और न कोई उनके खिलाफ केस चला सकता है, क्योंकि वो इम्पार्शियल होके काम कर सकते हैं और उनको चेंज करना भी आसान नहीं है। समझ गए ना? तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव जी, ऑल ऑफ द अबव जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल। ये सारी चीजें इस बिल में लिखी हुई हैं। वैसे मैंने हिंट आपको कई बार दिया है, एक बार फिर दे रहा हूं। ज्यादातर आप क्वेश्चंस जिसमें देखेंगे ऑल ऑफ द अबव है, वो चॉइस वही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, एज पर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल तुम्हारे बताया, इसको हेड कौन करता है, इसका लीडर कौन है, इसका हेड कौन है? क्या चीफ जस्टिस इसका लीडर है? क्या लॉ मिनिस्टर इसको हेड करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है? या कोई भी इनका लीडर या हेड नहीं है? जवाब है हेडेड बाय चीफ जस्टिस। समझ गए? तो आंसर इज ए, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का हेड है। और कौन होते हैं इसमें मेंबर्स? इसमें मेंबर्स में यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है, अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी होते हैं, हाँ कुछ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। तो ये सब मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। समझ गए ना? इसीलिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट अब सारे जितने भी हो रहे हैं वो इसी कमेटी के द्वारा हो रहे हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। द एडिशनल जजेस आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। अब ये वर्ड आता है, ये एडिशनल जजेस क्या होते हैं? हाँ, एडिशनल जजेस तब लगते हैं जब जज जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हैं, उनके पास बहुत सारे केसेस हैं और उनके केसेस को रिलीव करने के लिए, उनको थोड़ा बर्डन कम करने के लिए एडिशनल जजेस अपॉइंट किए गए हैं। हाँ, ताकि वर्कलोड क्या हो जाए, कुछ और शेयर हो जाए, जल्दी जल्दी क्या हो जाए, डेट्स आ जाए और फैसले हो जाएं। तो जुडिशियल एडिशनल जजेस कितने पीरियड के लिए होते हैं? क्या 2 साल के लिए होते हैं एडिशनल जजेस? 1 साल के लिए होते हैं? 3 साल के लिए होते हैं? 4 साल के लिए होते हैं?
वैसे बेसिकली मैं बता दूं कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, बट हमारा आंसर होना चाहिए सिर्फ 2 ईयर्स। अगर आपने भी कहा है ऑप्शन ए कि एडिशनल जजेस सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं, तभी आपका आंसर सही होगा। हाँ, बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स का आंसर गलत देख रहा हूं। हाँ, कोई बात नहीं, पर ये अब आपको तो याद रहेगा कि एडिशनल जजेस सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। अब ये टर्म आता है एक्टिंग जज। क्या जज की एक्टिंग करनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, अरे भाई, कोई जज किसी वजह से, वो लीव हो सकती है, डेथ हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकती है, किसी एक सडन वजह से अगर चला जाता है तो उसके बदले अगर जो जज आता है उसे कहते हैं एक्टिंग जज। ठीक है, जज की एक्टिंग नहीं करनी है इसका मतलब। तो एक्टिंग जज इज अपॉइंटेड इन केस, कब? अगर जज अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटी है क्योंकि वो लीव पर चला गया है, या जज की हेल्थ ठीक नहीं है। दोनों ही ऑप्शन सही है। हाँ भाई, जज है, इंसान है, बीमार हो सकता है भाई, तो एक्टिंग जज उसके केस को संभाल लेगा, है ना। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस? देखिए, जज में भी एक्टिंग और एक्टिंग में भी चीफ जस्टिस, तो चाहे एक्टिंग हो चाहे रियल हो, चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस है भाई, सबसे बड़ा जज। तो अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है और वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि एक्टिंग में भी कौन एक्ट करेगा एज अ चीफ जस्टिस। ठीक है, तो जवाब अनडाउटेडली प्रेसिडेंट ही है इसमें भी। अगला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, मतलब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको फॉल्स वाला स्टेटमेंट देखना है। तो फॉल्स क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड। सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो ट्रू है, जज को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो सही है। ही मस्ट बी अ जुडिशियल ऑफिसर फॉर 5 ईयर इन इंडिया, उसको इंडिया में 5 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, पर ये कौन सा जुडिशियल ऑफिसर, ये क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक लग रहा है 5 इयर्स, नहीं मुझे यही डाउट लग रहा है। जुडिशियल ऑफिसर का क्या मतलब है? फॉल्स। ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। ट्रू। तो एक ही प्रॉब्लम लग गई, जुडिशियल ऑफिसर जो वर्ड लिखा है ये प्रॉब्लम है मुझे। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, कि ये फॉल्स है। ठीक है ना, क्योंकि यहां एनी इन इंडिया कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया। चलो नेक्स्ट आता है, जैसे एक पॉइंट ये भी हो सकता था, ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, तो भी उसको क्या मिलता, मौका मिल जाता। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं, हाई कोर्ट में जो लोग काम करते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, हाँ भाई, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं हाई कोर्ट को चलाने के लिए। जस्ट तो सामने जो आप देख रहे हैं, बट उनको रिपोर्ट लिखने वाला, उनका स्टेनोग्राफर, उनका टाइपिस्ट, हाँ, जो कोर्ट को क्लोज बंद ओपन कर रहा है, ये सब लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूंगा नहीं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नहीं। एडवोकेट जनरल नहीं। अल्टीमेटली जवाब है गवर्नर। गवर्नर क्योंकि रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इसीलिए गवर्नर ही क्या करता है, अपॉइंट करता है सर्वेंट्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट को। ठीक है, द जजेस ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सबको अपॉइंट करने का पावर एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है प्रेसिडेंट। हाँ, आपकी प्रेसिडेंट कौन है? आपके देश की प्रेसिडेंट। क्या कहा? द्रौपदी मुर्मू। करेक्ट, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड्स हिज ऑफिस टिल ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ। का मतलब एक जज को रिटायरमेंट का एज क्या बताया गया है? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे देश में 62 ईयर के बिलो की एज को जज बनाया जाता है, और उसकी एज रिटायरमेंट की फिक्स है 65 ईयर। इसका मतलब है 65 ईयर आते ही
वो रिटायर हो जाएगा। हाँ, 65 ईयर इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। चलो अगला क्वेश्चन, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। हाँ, जज को निकाला जा सकता है, पर मैंने कहा आसान नहीं है। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। कैसे, किस केस में निकाल सकते हैं? अगर वो कोई मिसबिहेवियर करे जिसको हम प्रूव कर सकें। हाँ, कोई बदतमीजी करे और या तो वो काबिल ना हो, इनकैपेसिटी हो, अर्थात वह उस पोस्ट के लायक नहीं है। जवाब दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। यस, आंसर सी। दोनों ही केस में एक प्रोसीजर चलाना पड़ेगा। बताइए कौन सा प्रोसीजर होगा जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को रिमूव करने का? हाँ, टाइप करो, अभी लिखो। ये आपको उस प्रोसीजर का नाम बताना है जिस प्रोसीजर से रिमूव किया जाता है। चलिए उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, चलिए देखें इसमें क्या है। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। बताया था प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। कब? इफ दिस इज सपोर्टेड बाय, कितने लोग, कितने मेंबर्स ऑफ द हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए चाहिए? किसी एक जज को रिमूव करने के लिए कितने मेंबर चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में? हाँ, उसके लिए एक प्रोसीजर पास करना पड़ता है। अगर आपने लिखा है इम्पीचमेंट, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी। अभी सर 2/3 मेजॉरिटी क्या होता है? समझाने के लिए कहते हैं कि अगर 100 मेंबर्स हैं टोटल, अज्यूम कर रहा हूं मैं कि 100 मेंबर्स हैं टोटल लोकसभा में, तो इसका 2/3 कर दीजिए। तो 2/3 जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 67 मेंबर। का मतलब है 100 में से 67 मेंबर्स अगर विरोध, अगर सपोर्ट करेंगे, विरोध नहीं, अगर सपोर्ट करेंगे इस बिल का कि ये जज को रिमूव किया जाए, तभी रिमूव होगा। इसका मतलब बड़ा मुश्किल है। 100 में से 67 लोग जब क्या करेंगे, इस जज को रिमूव करने के लिए सपोर्ट करेंगे, 2/3 का मतलब। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ द जज आर चार्ज्ड ऑन। क्या आपको पता है सैलरी ऑफ द जज के लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 सैलरी ऑफ द जजेस के लिए बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि सैलरी ऑफ द जजेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज। बड़े मजेदार पोस्ट है जज की। हाँ, उसकी सैलरी प्राइम मिनिस्टर भी डरा नहीं सकता कि सुनो मेरे खिलाफ अगर फैसला सुनाओगे तो तुम्हारी सैलरी कट कर देंगे। ना ना ना, प्राइम मिनिस्टर भी कम नहीं कर सकता है। तो सैलरी ऑफ जज आती कहां से है? तो अगर आप कहते हैं सैलरी ऑफ जज आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, GCFI। क्या नाम है इस फंड का? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये फंड कैसा फंड होता है? ये वो फंड है जिसमें डिस्कशन और डिबेट नहीं होता है। गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बजट से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर देती है और यहां से सैलरी दे दी जाती है। कोई भी इस पे डिबेट डिस्कशन नहीं होता है। समझ गए? तो ये एक स्पेशल पावर है जजेस के पास कि उनकी सैलरी कैन नॉट बी चेंज। हाँ, क्या कभी नहीं चेंज होगी? नहीं, चेंज हो सकती है। कब होगी? यही क्वेश्चन है अगला। तो अंडर विच कंडीशन द सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस बी चेंज्ड या कर्टेल्ड? कैसे उसकी सैलरी को बदला या चेंज या घटाया जा सकता है? क्या घटाया जा सकता है? क्या देश में जब इमरजेंसी आ जाएगी फाइनेंशियल तो घटाया जा सकता है, या देश के पास फंड ही ना हो, या पार्लियामेंट जब डिसाइड कर ले, या इट कैन नॉट बी डन? तो अगर आपने कह दिया है ऑप्शन ए, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, then only the judge's salary can be reduced or can be changed to the disadvantage, वरना उसकी सैलरी को घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, जजेस को जो पर्क्स मिल रहे हैं, जो सैलरीज मिल रही हैं, वो हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन। क्योंकि जज हाई कोर्ट का है, अब वो रिटायर हो गया है, अब वो अपने से नीचे स्टैंडर्ड के जज कोर्ट्स में, अब वो सोचेगा कि मैं अब वकील बन जाऊं, क्योंकि नॉलेज तो है ही, कोर्ट लॉ की नॉलेज तो है ही, मैं जाके वकील बन जाऊं और कहीं पर अदालत में, हाँ कचहरी में जाके नौकरी कर लूं, वहां अपना एक ठो ऑफिस खोल दूं। नहीं नहीं, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में काम करने में कोई ऐतराज नहीं है।
हाई कोर्ट जहां उसने काम नहीं किया है वहां भी काम कर सकता है, कोई ऐतराज नहीं है। प्रॉब्लम है यहां पर, क्योंकि वो खुद कहां पर है, हाई कोर्ट पर है। अब हाई कोर्ट तो जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊंची कोर्ट होती है, तो इसीलिए वो अपने से ऊपर कोर्ट में जा सकता है या उस कोर्ट में जा सकता है, बट नीचे किसी और कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वहां पर हो सकता है वो अपने नाम का, अपनी पुरानी पहचान का डरा धमका सकता है ना कि अरे हम पहले जज रह चुके हैं हाई कोर्ट में, तो ऐसा न कर पाए। तो आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस। जजेस की भी ट्रांसफर होती है एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट। आर्टिकल 221 मैंने बताया सैलरी से डील करता है, जिसमें बताया कि सैलरी ऑफ जजेस CFI से निकाल करके दिया जाता है। आर्टिकल 223 डिस्कस करता है जजेस को अपॉइंटमेंट के बारे में, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट। जबकि आर्टिकल 222 आपका आंसर है। आर्टिकल 222 हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस करने में। याद रखिएगा, जजेस का ट्रांसफर भी जुडिशियल एडवाइजरी कमेटी ही करती है। हाँ, ये एक कमेटी है जो जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर दोनों करती है, ठीक है, ये पावर उनके पास है। बट आर्टिकल का नाम क्या है, 222। हाँ, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, पर मैंने इसीलिए तीनों आर्टिकल के बारे में बता दिया। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द MCQ ऑन हाई कोर्ट। हम आपके लिए ढेर सारे MCQs ला रहे हैं और आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप 20 on 20 पा रहे हैं सारे MCQs में, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट रियली स्ट्रांग है। और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है एक ऐप, सर तरुण रूपानी। हाँ, ये एक एक्सक्लूसिव ऐप है ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जहां ढेर सारे फ्री और रिसर्च कंटेंट्स हैं, ढेर सारे MCQs हैं, ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, नोट्स है, सैंपल पेपर्स हैं, सिलेबसेस हैं, स्पेसिमेन पेपर्स हैं, बहुत कुछ है आपके करने के लिए। डाउनलोड करिए और यस, अपने लर्निंग को और बेटर बनाइए डे बाय डे। तो मिलते हैं अगले MCQ में। बाय फ्रॉम नाउ।